चाहिए, राइट विजन, राइट एम होना चाहिए, राइट स्पीच होना चाहिए, आपका स्पीच अच्छा होना चाहिए, राइट एक्शंस होना चाहिए। राइट विजन, राइट स्पीच, राइट एक्शंस, राइट लिवलीहुड, राइट एफर्ट्स, राइट अवेयरनेस और राइट मेडिटेशन। ऐसे अष्टांगिक फोल्ड में ये 8 प्रकार के राइट चीज़ें जो कि आपके सोर्स में भी आपको दिख जाएंगे। तो हम अभी रिवाइज कर रहे हैं, तो हर चीज़ लिखना पॉसिबल नहीं है, तो आपको अपने सोर्स में ये सब थोड़ा देख के चलना पड़ेगा, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी दोस्तों। फिर जब बुद्धा का डेथ होता है तो बुद्धिस्ट काउंसिल्स वगैरह बनने शुरू हो जाते हैं, तो बुद्धिस्ट काउंसिल्स वगैरह बनने शुरू हो जाते हैं। टोटल चार बुद्धिस्ट काउंसिल बनते हैं। इन जनरल 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स वगैरह बनते हैं, और उसी बुद्धिस्ट काउंसिल्स वगैरह में ही बुद्ध लिटरेचर का डेवलपमेंट होता है, त्रिपिटकास का डेवलपमेंट होता है। त्रिपिटकास जिसमें कि आपका होएगा सुत्त पिटक, विनय पिटक और आपका अभिधाम्य पिटक। विनय पिटक जो है वो रूल्स के बारे में बताता है, और उपाली विनय पिटक को कंपाइल किए थे। अभिधाम्य पिटक फिलोसॉफी के बारे में बताता है, और सुत्त पिटक जो है वो स्टोरी के बारे में बताता है, और आनंद जो थे वो सुत्त पिटक को कंपाइल करने में काम किए थे। तो बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में बता रहा था दोस्तों मैं। तो बुद्धिस्ट काउंसिल, पहला बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो अजात शत्रु करवाते हैं। वो जो करवाते हैं अजात शत्रु, वो जो जगह था वो जगह था राजगृह, और जो चेयरमैन जो थे वो उनका नाम था महाकश्यप। महाकश्यप के चेयरमैनशिप में आपका सुत्त पिटक और आपका विनय पिटक, जो कि आनंद और उपाली मिलके जो कंपाइल हुआ था, वो होता है 2 पिटक तो पहले बुद्धिस्ट काउंसिल में हो जाता है। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो कालाशोक करवाते हैं। कालाशोक जो कि बालूका राम विहार वैशाली में करवाते हैं। उनके जो चेयरमैन थे सबाकामी चेयरमैन थे सबाकामी। और जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल है दोस्तों, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल अशोक करवाते हैं, अशोक द ग्रेट बोलते हैं जिसको। और ये अभिधाम्य पिटक का कंपाइल करवाए थे, ये पाटलिपुत्र में करवाए थे, और इनके चेयरमैन थे मोगलीपुट्टू तिस्से। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो कनिष्क थे, कनिष्क, वो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल करवाते हैं अपने कश्मीर में, कश्मीर, और चेयरमैन थे वसुमित्र। और उसके बाद से डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है बुद्धिज़्म में, महायान बुद्धिज़्म, हीनयान बुद्धिज़्म। तो हीनयान जो बुद्धिज़्म है, हीनयान, तो हीनयान बुद्धिज़्म बहुत ही रेडिकल है, वो चेंज एक्चुअली एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और इंडिविजुअल सैल्वेशन बस और ह्यूमन फॉर्म ऑफ बुद्ध को वर्शिप नहीं करते हैं। लेकिन जो महायान बुद्धिज़्म है वो दूसरों के बारे में भी सोचते हैं, दूसरे के सैल्वेशन के बारे में सोचते हैं, बहुत ही रेडिकल हैं, लिबरल हैं, और वो बोधिसत्वस जैसे ह्यूमन फॉर्म ऑफ बुद्ध को भी पूजा करते हैं। तो जो बोधिसत्वस हैं उसमें से सबसे पहले नंबर के बोधिसत्व हैं अवलोकितेश्वरा, फिर आते हैं आपके मंजूश्री, थर्ड में आएंगे तो आपके वज्रपाणी, फोर्थ में आएगा अमितसा। तो आपका जो पहला वाला जो है अवलोकितेश्वरा, अवलोकितेश्वरा के 108 फॉर्म्स ऑफ बुद्ध हैं, और एक बुद्ध को हम लोग पद्मपाणी बोलते हैं, पद्मपाणी। और अवलोकितेश्वर एम्बोडीज कंपेशन ऑफ ऑल बुद्ध, बुद्ध का जो भी जितना भी दया करुणा भाव है वो अवलोकितेश्वर के फॉर्म में ही एक्सप्रेस होता है। दूसरे फॉर्म ऑफ बोधिसत्व हैं मंजूसी। मंजूसी का मतलब है जेंटल ग्लोरी, या फिर मंजूसी कुमार भूतो भी बोला जाता है, जो कि एम्बोडिफाइज प्रज्ञा। वज्रपाणी जो है, थर्ड वाले जो हैं वज्रपाणी, वो प्रोटेक्टर एंड गाइड ऑफ बुद्ध हैं, जो कि सिंबलाइज करते हैं बुद्ध के पावर को। और बाद में जो फोर्थ है अमितसा, वो भी एक 1 टाइप ऑफ बोधिसत्व हैं। फिर वज्रयान, फिर आपका काला चक्रयान, सहायान, तांत्रिक फीचर्स वाले, ये सब डिफरेंट वेराइटी ऑफ महायान जो बुद्धिज्म है उसके स्टार्ट हो जाता है, डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है, ये 1 वेराइटी वगैरह स्टार्ट हो जाता है। विज्ञानवाद, माध्यमिकवाद, ये सब महायान बुद्धिज्म में जाएंगे। हीनयान में आपके थेरावादी, सर्वस्तिवादी, सौतांत्रिकवादी, समितियास, ये सब हीनयादी में जाते हैं। ये क्वेश्चन आता है, थेरावादी सौतांत्रिक किस फॉर्म में जाते हैं? हीनयान में। तो याद कर लीजिए, थेरावाद, सर्वस्तिवाद, सौतांत्रिक, समितियास, तो ये सब हीनयान है। और महायान में आपका वज्रयान, मैत्रेयनाथ, असंगे,
विज्ञवादे, मध्यमिकवादे, कालचक्रयान, वज्रयान, ये सब आपका महायान बुद्धिज्म में जाता है। तो ये है इतना हमारा बुद्धिज्म के बारे में। और उसके बाद में जो भी जैसे कि हमारा खुद निकाय सुत्त पिटक में बहुत सारे स्टोरीज हैं। तो एक स्टोरी है अंगुतार निकाय, और अंगुतार निकाय ही आपको राइज ऑफ महाजनपद के बारे में बताता है। कौन बताता है ये? अंगुतार निकाय से पता चलता है 16 महाजनपद हैं। और 16 महाजनपद जैसे कि अंग, कौशल, मगध, काम्बोज, गंधार, अवंती, असक, मत्स्य, पांचाल, कुरु, छेदी, मल्ल, वज्जी, कौशल, काशी, ये सब जो जगह हैं ये महाजनपद 16 महाजनपद थे। और उसमें से सबसे 4 प्रोमिनेंट महाजनपद जो हैं वो है कौशल, मगध, अवंती और वत्स, अवंती, कौशल और मगध। और ये चारों में बहुत ही फाइटिंग होके लास्ट में मगध जो है, मगध अपने आप को एस्टेब्लिश करता है दोस्तों। तो अब मगध, राइज ऑफ मगध के बारे में पढ़ेंगे कि मगध कैसे अपने आप को एस्टेब्लिश किया। तो राइज ऑफ मगध में 4 डायनेस्टी आते हैं। हरियंक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी, फिर आएगा मौर्यन डायनेस्टी। तो सबसे पहले है हरियंक डायनेस्टी। और हरियंक डायनेस्टी का स्टार्टिंग करते थे जरासंध और बृहद्रथ। जरासंध और बृहद्रथ ये दोनों मिलके हरियंक डायनेस्टी का स्टार्ट करते हैं। बट रियल फाउंडर अपने हैं वो बिंबिसार हैं। बिंबिसार जो हैं वो बुद्धिज्म को ज़्यादा फॉलो करते थे। और वो रेगुलर आर्मी भी बनाए, आर्मी वगैरह का आर्मी रेगुलरली बनाए, जिसको कि वो सीनीय बोलते हैं, सीनीय। फिर वो मैट्रिमोनियल अलायंस और डिप्लोमेसी का यूज करके अपना जो एम्पायर है उसको बड़ा करते गए। फिर वो अंग को भी कैप्चर कर लिए। अंग बिहार वाला एरिया है, अंग को भी कैप्चर कर लेते। इसके बाद में बिंबिसार को मार के उनके बेटे अजातशत्रु, इसलिए इनका नाम पितृहंत पड़ा क्योंकि वो मार दिए थे। और अजातशत्रु पहला बुद्धिस्ट काउंसिल भी बनाए थे। और ये रथ मुसड़, शिलाकंटक टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी को यूज किए और वार बहुत किए, फोर्ट किए, कौशल के साथ, लिच्छवी के साथ युद्ध वगैरह किए। और राजगृह को फोर्टिफिकेशन भी करवाए थे। राजगृह को फोर्टिफिकेशन मतलब उसके चारों ओर बाउंड्री दिला के फोर्टिफाइड कर दिए थे राजगृह को। फिर आते हैं 3rd नंबर हरिअंक में उदय क्या करते हैं, ये अपना जो कैपिटल है उसको पाटलिपुत्र में शिफ्ट कर देते हैं। पाटलिपुत्र नहीं तो पहले राजगृह में ही उसका कैपिटल हुआ करता था। राजगृह के बाद पाटलिपुत्र में शिफ्ट कर देते हैं अपने उदय। और पाटलिपुत्र का ओरिजिनल नाम था कुसुमपुरा। ये क्वेश्चन आता है कि पाटलिपुत्र का ओरिजिनल नाम क्या था, तो वो था कुसुमपुरा, ये याद रखिएगा दोस्तों। फिर आपके सेकंड में आते हैं हरियंक डायनेस्टी के बाद आते हैं आपका शिशुनाग डायनेस्टी। और जो शिशुनाग डायनेस्टी है उसमें श्रीलंकन क्रॉनिकल से हमको पता चलता है कि जो शिशुनाग है वो थोड़ा सा एक्सपांड किए। उसके बाद आए कालाशोक, जो कि सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल करते हैं। और ये शिशुनाग कालाशोक जो थे ये अवंती को कैप्चर कर लेते हैं, एनेक्स कर लेते हैं और मगध को और भी हाइट्स में लेके चले जाते हैं और उसका एम्पायर बड़ा हो जाता है। फिर 3rd में आते हैं अपना नंदा डायनेस्टी। और नंदा डायनेस्टी तो बहुत ही फेमस है। जैसे कि पहले राजा थे महापद्मनंदा, इनको नॉन क्षेत्रीय डायनेस्टी बोला जाता है। महापद्मनंदा को एक राठ या फिर उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज वो बहुत ही एक्सपांड किए थे एम्पायर को। इवन कलिंग जो उड़ीसा वाला रीजन है वो उसको भी वो मतलब एक्वायर कर लिए थे, जिसके बारे में इंस्क्रिप्शन है, हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन, जो कि उदयगिरी इंस्क्रिप्शन में भी दिया गया है महापद्मनंदा के बारे में। फिर महापद्मनंदा को डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल क्षेत्रीय, सर्व क्षेत्रीय हंतक भी बोला जाता है। फिर महापद्मनंदा के बाद धननंदा आते हैं। धननंदा चाणक्य को इंसल्ट किया, वो भी बहुत साम्राज्य बढ़ाए लेकिन वो एक गलती कर दिए थे, चाणक्य को इंसल्ट कर दिए थे भरी सभा में। और अलेक्जेंडर द ग्रेट जो कि 326 BC में अलेक्जेंडर आते हैं और सेल्यूकस निकेटर को छोड़ के जाते हैं। 326 BC में अलेक्जेंडर आते हैं, वो ग्रीक से आए थे अलेक्जेंडर। और 19 मंथ रहते हैं लड़ाई वगैरह करके। बाद में एक सबसे फेमस बैटल है बैटल ऑफ हैदर पास, या फिर बैटल ऑफ पोरस भी बोला जाता है, पोरस का बैटल भी बोला जाता है। तो ये बैटल्स वगैरह किए और उसके बाद में वो सेल्यूकस निकेटर को अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के वहाँ से रिटर्न हो जाते हैं अलेक्जेंडर। तो इतना कहानी आपका है ये अपना मगध के बारे में।
और मगध क्यों एक्चुअली बहुत ही राइज हो गया, बिकॉज ऑफ इट जियोग्राफी, बहुत सारा रिसोर्सेज वगैरह उसको हेल्प किया, एग्रीकल्चर रिसोर्सेज हो या फिर मिनरल रिसोर्सेज हो, वो सब। तो उनका जो रिसोर्सेज तो एक हेल्पफुल हुआ, रिसोर्सेज के साथ साथ भी वहाँ के जितने भी जो मिनरल रिसोर्सेज थे, जैसे आयरन का डिस्कवरी हुआ, तो वो सब भी बहुत हेल्पफुल हो गया। जो राजा महाराजा थे वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग राजा महाराजा थे, जिसकी वजह से मगध का जल्दी जल्दी, मतलब 16 महाजनपद था, लेकिन मगध एक्चुअली बहुत ही प्रोस्पेरस हो गया, बहुत ही जल्दी जल्दी सबको एनेक्स कर लिया, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, बिकॉज ऑफ दिस रिसोर्सेज, बिकॉज ऑफ पावरफुल रूलर्स, बिकॉज ऑफ इट देयर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। तो ये सब हेल्पफुल किया मगध को, जिसकी वजह से मगध बहुत ही इंस्पायरिंग हुआ। फिर सबको पता ही है जो चाणक्य चाणक्य के से चंद्रगुप्त मौर्य बाद में धनानंद को मार के फिर से वो राजा बन जाते हैं। उसका एक मुद्र राक्षस हमें अब अच्छे से दिया है कि हाउ चंद्रगुप्त केम टू पावर। तो वहीं से मौर्यन डायनेस्टी का स्टार्ट होता है, जो कि नेक्स्ट आएगा हमारा मौर्यन डायनेस्टी के बारे में। तो मौर्यन डायनेस्टी के बारे में हम जब पढ़ेंगे तो ये मौर्यन डायनेस्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है, यहाँ से क्वेश्चंस वगैरह भी बहुत बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मौर्यन डायनेस्टी में सोर्सेस वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। सोर्स किस किस सोर्सेस से हमको पता चलता है मौर्यन डायनेस्टी के बारे में, इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले अगर सोर्स अगर देखें तो चाणक्य के जो चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य के ये इसके जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव सन का बहुत सारा नॉलेज वगैरह दिया गया है। और अर्थशास्त्र इज डिवाइडेड इनटू 15 अधिकरणस एंड 180 प्रकरणस। और ये डिस्कवर किए थे आर समाशास्त्री। 1904 में आर समाशास्त्री अर्थशास्त्र को डिस्कवर किए थे। तो ये पहला सोर्स है मौर्यन पीरियड का। सेकेंड सोर्स है इंडिका ऑफ मेगास्थनीस, जो कि एम्बेसडर थे सेलुकस निकेटर का, और कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य में आए थे, और वो भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिए हैं। जो इंडिका जो है वो एक्चुअली स्ट्राबो, आरियन, प्लिनी, ये सब ग्रीक राइटर्स का सब कंपाइलेशन करके मेगास्थनीस ऑफ इंडिका ऑफ मेगास्थनीस बोलते हैं। और मेगास्थनीस में बहुत सारा चीज़ के बारे में बताया गया है, जैसे कि कास्ट के बारे में, वो स्लेवरी नहीं है ये सब बोले थे, फेमाइन कंडीशन नहीं है ये सब भी बोले थे। पर डिफरेंट इंस्क्रिप्शन, और ये इंडिका ऑफ मेगास्थनीस में बहुत सारे कंट्रोवर्सी रहता है। जैसे कि सहे गौरपट्टे इंस्क्रिप्शन जो है, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, इसमें कुछ और दिया हुआ था, और इंडिका ऑफ मेगास्थनीस में कुछ और ही इन्फॉर्मेशन हमको मिलता है। मेगास्थनीस बोलते हैं कि पाटलिपुत्र उस टाइम पे लार्ज सिटी हुआ करता था, और एक स्ट्रॉन्ग वाल हुआ करता था, मतलब फोर्टिफाइड हुआ करता था, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन था, म्यूनसिपैलिटी था, और वुमेन बॉडीगार्ड्स वगैरह थे, जो कि मतलब बहुत ही मतलब यूनिक फीचर्स है। और ये सब चीज़ के बारे में वो बताए थे इंडिका ऑफ मेगास्थनीस में। थर्ड आपका सोर्स आता है मुद्र राक्षसा और विशाखादत्ता, जिसमें भी बताया गया है डिटेलली कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं पावर में। तो विशाखादत्ता का जो मुद्र राक्षस है, जो वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है, जो कि बताता है मौर्यन पॉलिटिक्स के बारे में। फिर से आपका श्रीलंकन बुक्स वगैरह दीपवंश से आता है, दीपवंश, महावंश, ये सब श्रीलंकन बुक्स वगैरह जो कि भी हेल्पफुल है, जो कि बताता है मौर्यन डायनेस्टी के बारे में। फिर आपका तिब्बतन सोर्सेस है, जैसे विष्णु पुराण है, गरुड़ पुराण है। फिर जूनागढ़ का रॉक इंस्क्रिप्शन जो है, सुदर्शन लेक इंस्क्रिप्शन, जो कि रुद्र दमन बनाए थे 150 AD में सुदर्शन लेक के किनारे। तो उसमें मौर्यंस के बारे में, पोस्ट मौर्यंस के बारे में, गुप्ता के बारे में, और पूरा प्योर संस्कृत भाषा में पूरा जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन में पूरा दिया गया है। तो ये कुछ सोर्सेस है। और प्लस सबसे इम्पोर्टेंट सोर्सेज थे जो अशोका का पिलर, अशोकन एडिक्ट्स, जो कि रॉक एडिक्ट्स हैं, पिलर एडिक्ट्स वगैरह हैं, केव एडिक्ट है, केव में बराबर केव हो गया। तो रॉक सबसे इम्पोर्टेंट है। जो मेजर रॉक एडिक्ट्स वगैरह थे, मेजर रॉक एडिक्ट्स, वो हाईवेज वगैरह, जो बड़े बड़े बाउंड्री एम्पायर, टोटल एम्पायर जो था अशोका का जो एम्पायर, तो एम्पायर के चारों ओर मेजर रॉक एडिक्ट्स वगैरह था, जहाँ पे कि वो लिखे थे। तो 13 मेजर रॉक एडिक्ट्स वगैरह हैं, वो सब इम्पोर्टेंट है, मैं एक एक करके बताऊंगा। आपके पास अगर सोर्स है तो अच्छी बात है, नहीं तो लिख लीजिए। तो पहले रॉक एडिक्ट में एनिमल सेक्रीफाइस को बैन करने के बारे में लिखा गया था। दूसरे रॉक एडिक्ट में आपका कुछ साउथ में किंगडम्स वगैरह था, जैसे कि पांड्यास, सत्यपुत्रस, केरला पुत्रस, ये सब के बारे में नॉलेज, मतलब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड था। थर्ड वाले आप मेजर रॉक एडिक्ट में देखेंगे तो वहाँ ब्राह्मीण्स
मतलब जेनरस टू ब्राह्मण्स, ब्राह्मण्स को कैसे ट्रीट करना चाहिए उसके बारे में बताया गया था। और युक्तस और प्रदेशिका अपॉइंट किया गया था जो कि प्रीच करते थे बुद्धिज्म के बारे में। फोर्थ वाला जो मेजर रो की थे उसमें आपको धर्म घोष के बारे में बताया गया है, धम्म घोष। और फिफ्थ में आपको धम्म महामंत्र से अपॉइंटमेंट किया गया था टू मतलब बुद्धिज्म को एक्चुअली स्प्रेड करने के लिए। और स्लेव को कैसे ट्रीट करते हैं वो भी फिफ्थ नंबर मेजर रोक एडिक्ट में बताया गया। सिक्स नंबर मेजर रोक एडिक्ट में आपको वेलफेयर मेजर जो किए थे अशोक को उसके बारे में बताया गया है। और सिक्स्थ मेजर रोक एडिक्ट जो है उसमें वेलफेयर मेजर के बारे में बताया गया है और धम्म पॉलिसी के बारे में बताया गया। सेवेंथ वाले में रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में बताया गया है। एट्थ वाले में धर्म यात्रा जो अशोक करते थे, धर्म यात्रा, उसके बारे में 8 वाले में बताया गया है। और 9th वाले में आपको जो सेरेमनीज वगैरह है, जो आजकल बहुत सारे प्रथा सेरेमनी वगैरह होता है, उसको कंडेम करने के बारे में 9th में बताते हैं। और 10th में आपको बताते हैं कि जो फेम और ग्लोरी के लिए आदमी मरते हैं, नाम जस के लिए, तो वो नहीं होना चाहिए, ऐसे 10th वाले में बताते हैं कि कंडेम डिजायर ऑफ फेम एंड ग्लोरी। 11th में अपना धर्म के बारे में बताते हैं, धर्म के बारे में। 12th में फिर से रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में बताते हैं। और 13 में आपका कलिंग वार के बारे में मेंशन है, जो कि क्वेश्चन आ चुका है कि कलिंग वार कौन से नंबर मेजर रोक एडिक्ट में आ चुका मेंशन है, तो मेजर रोक एडिक्ट 13। तो ये 13 मेजर रोक एडिक्ट है जो कि शहबाज गढ़ी, जिसको पाकिस्तान में है, शहबाज गढ़ी, मानसेरा, कलसी, गिरनार, धौली, जौगोड़ा, सोपेरा, येरागुड़ी, ये सब जगह है जो कि मेजर रॉक एडिक्ट्स वगैरह आपको मिलते हैं। जो भी रॉक एडिक्ट्स थे, 2 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज यूज हुआ था उसमें। एक था मगधी लैंग्वेज, जिसमें कि मगधी लैंग्वेज जो था वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था। और एक था अपना प्राकृत लैंग्वेज जो था वो खरोस्ती स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था। ब्राह्मी स्क्रिप्ट को जेम्स प्रिंसेप डेसिफर्ड किए थे 1837 में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ आपको माइनर रॉक एडिक्ट्स वगैरह मिलते हैं मेरठ में, कौशाम्बी में, रामपुरवा में, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया आरागढ़, ये बिहार चंपारण वाला एरिया में, ये सब मतलब माइनर पिलर एडिक्ट्स वगैरह मिल जाते हैं। मेजर पिलर एडिक्ट्स वगैरह मिल जाते हैं। और माइनर पिलर एडिक्ट आपको रुमिनदे एडिक्ट्स जो है अपना, जो कि लुम्बिनी नेपाल में है, वो वहाँ पे माइनर पिलर एडिक्ट्स वगैरह मिल जाते हैं। अब देखते हैं कुछ रूलर्स के बारे में जो कि मौर्यन पीरियड में बहुत फेमस थे। सबसे पहले रूलर आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि फेमस थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि जैनिज्म का फर्स्ट जैन काउंसिल किए थे। ये सेल्यूकस निकेटर को शायद हराए थे, सेल्यूकस निकेटर को हरा के 305 BC में उसको हराए थे, क्योंकि वो उनके डटर के साथ शादी भी किए थे जिनका नाम हेलेना था। और ये बहुत ही लो कास्ट थे, ब्रिसेल कास्ट के थे, जिनको सेंड्रोकोटस का भी नाम दिया जाता था। और ये संलेखना श्रवण गोलगोला में संलेखना जैन फैशन में अपना मृत्यु और जो डेथ होना चाहिए वैसे करवाए थे। दूसरे में आते हैं आपका बिंदुसार जो हैं उनको अमित्र घाट भी बोला जाता है, अमित्र घाट, और या फिर सिंहसेन या फिर भद्रसार भी बोला जाता है। ये भी बहुत ही कैपेबल रूलर थे। और इनके जो एम्बेसडर मतलब ग्रीक से एम्बेसडर आए थे वो थे, उनका नाम था देमाचूस, जो कि मेगास्थनीसिस के बाद देमाचूस आ गए थे। और इनका सीरिया के साथ अच्छा रिलेशनशिप था, जिसके वजह से ये फिग्स, वाइन और सोफिस्ट डिमांड किए थे। तो सीरिया वाले फिग्स और वाइन तो इनको दे दिए थे, बट सोफिस्ट जो फिलोसोफर्स है वो उनको नहीं दिया गया था। फिर एक रिवोल्ट आता है, तक्षशिला रिवोल्ट, जिसको कि अशोको ने एक्चुअली, अशोको बिलीव है कि अशोको वो रिवोल्ट को एक्चुअली सप्रेस किए थे। और खुद 99 भाई का मर्डर करने के बाद में ये अवंती के पहले गवर्नर हुआ करते थे। उसके बाद पूरे मौर्यन पीरियड में सबसे बड़े साम्राज्य स्थापित करते हैं ये। इनका जो अशोका का जो फेज है, 2 फेज है। एक फेज बोलते हैं चंडासुर, जब वो बहुत ही खराब प्रवृत्ति के हो गए थे। और उसके बाद कलिंग वार होता है, उसके बाद वो टोटली चेंज हो जाते हैं और धर्मासुर बन जाते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस, और वो बुद्धिज्म अडॉप्ट कर लेते हैं। वो उपगुप्त के कहने, निग्रोध के कहने पर, और उपगुप्त ने उनको बुद्धिज्म में कन्वर्ट कराया था। और जो कलिंग वार है वो 261 BC में हुआ था, जो कि एडिक्ट नंबर 13 में बताया गया है। और कलिंग का जो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी था, इसी को देख के एक्चुअली वो अटैक हुआ था कलिंग वार।
और 250 BC में वो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल भी करवाते हैं पाटलिपुत्र में। और वो उनका जो रिलेशनशिप है सीरिया के साथ, इजिप्ट के साथ, मैसिडोनिया के साथ या फिर श्रीलंका के साथ, सब अच्छा करेंगे। धीरे धीरे धर्म का प्रचार करेंगे, धर्म पॉलिसीज़ वगैरह प्रचार करेंगे, और श्रीनगर सिटी भी वो मेंटेन करेंगे। तो ये कुछ था अशोका के बारे में। अब कुछ फीचर्स ऑफ मौर्यन एम्पायर ये थोड़ा देख लेते हैं, मौर्यन एम्पायर का क्या क्या फीचर्स वगैरह था। तो फीचर्स की अगर हम बात करें, मौर्यन का एडमिनिस्ट्रेशन वेरी वास्ट एडमिनिस्ट्रेशन था, वेरी सेंट्रलाइज एंड गुड एडमिनिस्ट्रेशन भी बोला जाता है, वन ऑफ द मोस्ट गुड एडमिनिस्ट्रेशन में भी इसको बोला जाता है। ब्यूरोक्रेसी भी अच्छा था। 6,75,000 इनका आर्मी हुआ करता था, और बहुत सारे ब्यूरोक्रेसी में तीर्थ, अध्यक्षस, अमात्यस, महाअमात्यस, और ये सबको सैलरी भी मिलता था सिल्वर कॉइन में, और सिल्वर कॉइन को पानस सिल्वर कॉइन भी बोला जाता था। उस टाइम पे उनका जो जियोग्राफिकल स्प्रेड था, नॉर्थ में तक्षशिला हुआ करता था, नॉर्थ में तक्षशिला, हाँ, साउथ में आपका उज्जैन वाला सुवर्णगिरी है, ईस्ट में आपका तोसाली हो गया, और वेस्ट में हो गया आपका उज्जैन, वेस्ट में हो गया उज्जैन, और ईस्ट में हो गया आपका तोसाली याद रखिए, तोसाली तक्षशिला और सुवर्णगिरी और उज्जैन, इतना बड़ा एरिया था इन लोगों का। और यहाँ पे जो सिटी में, डिस्ट्रिक्ट में जो राजा थे उनको प्रदेशिका बोला जाता था, राजुका भी बोला जाता था, और सिटी में गोपा या फिर स्थानिका, और विलेज में ग्रामिका। गोपा स्थानिका इंटरमीडिएट सिटी में, विलेज में ग्रामिका, और डिस्ट्रिक्ट में आपका राजुका रूल किया करते थे। और यहाँ पे टैक्सेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा था। लैंड रेवेन्यू को भागे बोला जाता था, एक्सपोर्ट रेवेन्यू को निष्क्रियमीय बोला जाता था, इंपोर्ट रेवेन्यू को प्रवेशीय बोला जाता था, सर्विस टैक्स, इमरजेंसी टैक्स को भी प्रणयीय बोला जाता था। और जो किंग हुआ करते थे वो सबसे हाईएस्ट जुडिशियल ऑफिसर हुआ करते थे। और यहाँ पे सबसे लोएस्ट जुडिशियल यूनिट था ग्राम सभा, दैट इज़ द सबसे लोएस्ट जुडिशियल यूनिट। और यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ कोर्ट भी हुआ करते थे, सिविल कोर्ट को धर्मस्थीय बोलते थे, और क्रिमिनल कोर्ट को कंटक शोधना भी कहा जाता था। तो ये कुछ जनरल फीचर्स थे। और फीचर्स के बाद में डिक्लाइन के बारे में हम थोड़ा देखेंगे कि इतना बड़ा साम्राज्य कैसे डिक्लाइन हो गया, इसके बारे में भी हम थोड़ा देखेंगे। कि कुछ लोग का मानना है कि ओवर सेंट्रलाइजेशन हो गया, यहाँ पे बहुत ही ओवर सेंट्रलाइजेशन हुआ, और अशोका के बाद में कोई अच्छा कैपेबल रूलर नहीं थे, और फ्यूडलिज्म बहुत स्टार्ट हो गया, फाइनेंशियल क्राइसिस वगैरह भी हो गया, तो रिवोल्ट वगैरह स्टार्ट हो गया प्रोविंसेस वगैरह में। तो लास्ट में क्या होता है, जो पुष्यमित्र शुंग, उन्हीं के सामंत हुआ करते थे, और वो बृहदत्त लास्ट राजा हुआ करता था बृहदत्त, उसको मार के पुष्यमित्र शुंग खुद शुंग डायनेस्टी के बारे में वो स्टार्ट करते हैं। तो उसी के बाद स्टार्ट होता है आपका पोस्ट मौर्यन पीरियड, जो कि 185 BC से 300 CE तक चलता है। करीबन 500 साल तक ये पोस्ट मौर्यन पीरियड चलेगा, जिसमें कि बहुत सारे डायनेस्टी वगैरह रूल करेंगे। तो अब हम मौर्यन डायनेस्टी के बाद पहुंच गए हैं पोस्ट मौर्यन डायनेस्टी में। और पोस्ट मौर्यन पीरियड के बारे में अगर हम थोड़ा बताएं, तो ये 185 BC से 300 CE तक चलता है। और ये अगर देखा जाए तो ये हमारा अगर प्यारा भारत महान है, तो यहाँ पे जो रूल हुआ करते थे प्रतिष्ठान में, महाराष्ट्र वाले रीजन में, उसको सातवाहनस रूल करते थे। और नॉर्थ में यहाँ पे इन्वर्सन वगैरह बहुत हो रहा था, इंडो ग्रीक्स या फिर आपका कुशनस, यवनस, सकास, ये सब बहुत ही इन्वर्सन होता है। और यहाँ पे आपका मिलता है सुंगा डायनेस्टी और कनवा डायनेस्टी, नॉर्थ में सुंगा और कनवा। जो सुंगा लोग इंडो ग्रीक्स को रोकने के लिए काम करते थे, इन्वेंशन जब भी इन्वेड करते थे इंडो ग्रीक्स वाला, तो वो डिफेंड करते थे सुंगास और कनवा। और यहाँ पर छेदी डायनेस्टी में जो कलिंगम है, राजा खारवेल हुआ करते थे। और अपना साउथ में चोलास, चेरास और पांड्या हुआ करते थे, जो कि संगम लिटरेचर में दिया गया। तो ये कुछ हैं पोस्ट मौर्यन पीरियड के कुछ डायनेस्टी वगैरह, जिसके बारे में डिटेल अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सुंगा डायनेस्टी। और सुंगा डायनेस्टी के फाउंडर थे पुष्यमित्र शुंग, जो कि बृहद्रथ को मार के पुष्यमित्र शुंग डायनेस्टी बनाते हैं, और सांची विदिशा को कैपिटल बनाते हैं, और सांची स्तूपा, भागवत का स्तूपा बनाते हैं। और जब इंडो ग्रीक्स में जो डेमेट्रियस जब आए थे, तो उनको भी हराते हैं पुष्यमित्र शुंग। ये अश्वमेध सेक्रीफाइस भी करते हैं, कुछ स्तूपा भी बनाते हैं, और बहुत बुद्धिज्म का स्तूपास वगैरह भी बनाते हैं। जैसे शुंगास में पुष्यमित्र शुंगा के बाद आते हैं अग्निमित्र के नाम पे एक बुक लिखा जाता है, मालविका अग्निमित्र, जो कि कालिदास लिखते हैं। दैट्स ए लव स्टोरी, वो है मालविका और अग्निमित्र का।
बाद में अग्निमित्र के बाद आते हैं वसुमित्र। और वसुमित्र जो राजा थे ये इंडो ग्रीस के मीनेंडर को हराए थे। मीनेंडर जो कि लास्ट में मीनेंडर कन्वर्ट होके नागरसेन के कहने पे कन्वर्ट हो जाएंगे। और मिलिंड पन्नु नाम का एक बुक भी लिखा जाता है उन्हीं पे। मिलिंड पन्नु मतलब क्वेश्चंस ऑफ मिलिंड, मिलिंड से मीनेंडर, तो वो बुद्धिस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं मीनेंडर। और मीनेंडर को हराए थे वसुमित्र। और वसुमित्र के बाद में आते हैं आपके भागरथ, कोई भागरथ भी कहते हैं। और इन्हीं के टाइम पे हेलियोडोरस जो कि आए थे सीरिया से आए थे हेलियोडोरस। और इन्हीं के नाम पे अपना जो बेस नगर में गरुड़ पिलर इंस्क्रिप्शन भी है हेलियोडोरस के नाम पे। तो वो भागवत के टाइम पे ही आए थे। और लास्ट सुंगस के जो रूलर थे देवभूति नाम था उनका, देवभूति। और देवभूति को मारते हैं अपने वासुदेव कन्वा। और वासुदेव कन्वा मार के सुंगा डायनेस्टी का रोल ख़त्म हो जाता है। इसके बाद आता है कन्वा डायनेस्टी। तो इसके बाद जो कन्वा डायनेस्टी आता है तो सबसे पहले वासुदेव कन्वा इसको स्टार्ट करते हैं। किसको मार के? देवभूति को मार के वासुदेव कन्वा डायनेस्टी का फाउंडिंग करते हैं। उसके बाद उनके लास्ट रूलर थे सुश्रमन। और कन्वा डायनेस्टी सिर्फ 45 ईयर्स के ही लिए रूल करते हैं। और कन्वा डायनेस्टी के बाद ये एरिया में सातवाहनास लोग ही रूल करना शुरू कर देते हैं। और सातवाहना अगर देखा जाए तो पोस्ट पीरियड में पूरा 500 साल तक सबको हराने के बाद 500 साल तक अपना अस्तित्व को बजा के रखते हैं, अपने एग्जिस्टेंस को बजा के रखते हैं और सबको हराते हैं। तो इनका जो कैपिटल था प्रतिष्ठान, महाराष्ट्र में इनका कैपिटल था। और प्राकृत लैंग्वेज ये बोलते थे। और इनका जो फाउंडर थे इनका नाम था सिमुका। और सिमुका जो थे ये बहुत ही पावरफुल राजा हुआ करते थे। इनके बाद आते हैं सतकर्णी वन जो कि अश्वमेध सेक्रीफाइस करते हैं। और सतकर्णी के बाद आते हैं अपना हमारे हड़ा एक्चुअली एक राइटर थे जो कि गाथा सप्तशती लिखे हैं, जो कि वुमेन डेडिकेटेड पोइट्री है गाथा सप्तशती, जिसमें 700 वर्सेस है और वो प्राकृत भाषा में लिखा। हड़ा के बाद सबसे एक पावरफुल राजा आते हैं गौतमी पुत्र सतकर्णी, जो कि मेट्रीलिनियल नाम है गौतमी पुत्र, जो कि उनके माता के नाम से उनका नाम हुआ है। और ये बहुत पावरफुल रूलर हुआ करते थे और वार वगैरह किए थे। और रुद्रदमन जो था सकाश, उनको हराए थे। और ये नासिक इंस्क्रिप्शन में ये पूरा अच्छे से लिखा गया है कि रुद्रदमन को गौतमी पुत्र सतकर्णी ने हराया था। और वो एक ब्राह्मण हुआ करते थे गौतमी पुत्र सतकर्णी। और गौतमी पुत्र सतकर्णी के बाद आता है वशिष्ठ पुत्र पुलमयी। और ये सब चीज़ के बारे में नानागढ़ पिलर इंस्क्रिप्शन में ये सब नॉलेज मिलता है सातवाहनस का। ये ट्रेड बहुत ही बढ़िया तरीके से ट्रेड करते थे। और इनका जो कॉइन था सिल्वर कॉइन को कर सपने बोलते थे, कर सपने पूरे मतलब कर सपने। और ये जो लैंड ऑफ दो सी अरबियन सी और बंगाल सी, वे बंगाल सी के बीच में पूरा लैंड को कवर कर लिए थे और जीत लिए थे। और ये पूरा समंतर सिस्टम और फ्यूडलिज्म से रूल किया करते थे। और ये अमरावती के स्तूपा और नागार्जुन कोंडा का स्तूपा, ये जो दो स्तूप हैं अमरावती के और नागार्जुन कोंडा का, वाइट मार्बल से बनाते हैं। और इसीलिए बहुत ही इनका सिग्निफिकेंस सातवाहना लोग का बढ़ जाता है। तो सातवाहना के बाद हम लोग पढ़ेंगे इंडो ग्रीक्स के बारे में। और इंडो ग्रीक्स के बारे में पढ़ेंगे। और इंडो ग्रीक्स जो थे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो इंडो ग्रीक्स के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। इंडो ग्रीक्स जो है वो नॉर्थ वेस्ट से जो इन्वेजन वगैरह हुआ, तो पहले आते हैं इंडो ग्रीक्स वगैरह। और इंडो ग्रीक्स में जो सेल्यूकस निकेटर के बाद में आते हैं डिमेट्रियस, जिसको कि पुष्यमित्र शुंग ने हराया था। और डिमेट्रियस के बाद आते हैं मिनेंडर को भी बाद में वसुमित्र ने हराया था। और मिनेंडर से ही नागसेन के इन्फ्लुएंस में आके वो मिलिंड पन्नो नाम का बुक लिखा जाता है। ये लोग जो थे गोल्ड कॉइन्स वगैरह इशू करते थे और अपना राजा का नाम भी लिखते थे। और ये था इंडो ग्रीक्स के बहुत सारे रूलर्स वगैरह आए फिर गए। तो ये था ये इंडो ग्रीक्स। और इनके टाइम पे इंडो ग्रीक्स से भी एक हेलियोडोरस नाम के राजा भी आते हैं, हेलियोडोरस, जो कि वैष्णविज्म को फॉलो करने लगते हैं, जो कि गरुड़ पिलर इंस्क्रिप्शन में अच्छे से बताया गया है, जो कि बेस नगर में सिचुएटेड है। ये क्वेश्चन आ चुका है, गरुड़ पिलर इंस्क्रिप्शन कहाँ पर है और किसके बारे में है? तो वो हेलियोडोरस के बारे में और वो बेस नगर में ऐसा मतलब है वो जगह पे। ठीक है। इंडो ग्रीक्स के बाद आते हैं सकाश। और सकाश जो हैं ये भी बाहर से आए हुए होते हैं, जो 5 ब्रांचेस में आते हैं। और 5 ब्रांचेस में एक पंजाब वाले रीजन में आते हैं, अफ़गानिस्तान वाले रीजन में एक होते हैं, मथुरा वाले रीजन में एक होते हैं, ठीक है, और डेक्कन वाले रीजन में। ठीक है दोस्तों, डेक्कन वाले रीजन में पंजाब, अफ़गानिस्तान, मथुरा,
डेक्कन और गुजरात वाले रीजन में भी कुछ कुछ रहते हैं। और रुद्र सिम्हा नाम के एक सकाश थे, रुद्र सिम्हा, जिसको कि गौतम पुत्र सुतकर्णी ने हराया था, प्लस रुद्र दमन को हराया था गौतम पुत्र। ये जो रुद्र सिन्हा थे जो कि सकाश थे, इनको चंद्रगुप्त टू जो कि विक्रमादित्य जो कि गुप्ता पीरियड में आएंगे वो हराएंगे इन लोग को। और इन लोग को ही वेस्टर्न क्षत्रप्स भी बोला जाता है, वेस्टर्न क्षत्रप्स भी इनको बोला जाता है दोस्तों। तो ये थे सकाश के बारे में। सकाश के बाद आते हैं पहलवास। सकाश को एक्चुअली कुशानस लोग भी हरा चुके थे, और कुशानस लोग यूची ट्राइब से बिलोंग करते थे, यूची ट्राइब। अब आते हैं पहलवास के बारे में। पहलवास के बारे में अगर देखें तो उनको पार्थियंस भी कहा जाता है, पार्थियंस। और ये ईरान से आए थे, ईरान से। और इनका जो कैपिटल था तक्षशिला को कैपिटल बनाए थे इन लोग। और स्टार्टिंग ऑफ क्रिश्चियनिटी भी अगर देखा जाए तो क्रिश्चियनिटी का ओरिजिन इंडिया में पहलवास ने ही स्टार्ट किया था, भाई सेंट थॉमस ने ही पहले स्टार्ट किया था दोस्तों, ठीक है। और ये था पहलवास की कहानी। और पहलवास के बाद सबसे इम्पोर्टेंट है अपने कुशानस, जिसमें कि ये यूची ट्राइब से बिलोंग करते थे, जिनका चाइना के साथ अच्छा रिलेशन था। तो इसमें जो राजा थे पहले कुजल कार्डफिसेस थे, कुजल कार्डफिसेस जो कि गोल्ड कॉइन इशू करते थे। फिर आते हैं बीमा कार्डफिसेस जो कि शिव जी के फॉलोअर थे। फिर आते हैं कनिष्क जो थे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल करते हैं, वो बुद्धिज्म और शिविज्म दोनों को फॉलो करते हैं। और दो कैपिटल भी बनाते हैं, एक लाहौर में पुरुषपुरा का कैपिटल है, एक मथुरा में बनाते हैं, एक पुरुषपुरा का कैपिटल बनाते हैं। दो कैपिटल बनाते हैं। चाइना के साथ रिलेशन बहुत अच्छा था, सिल्क रूट को भी कैप्चर कर लिए थे कनिष्क। ज़्यादा कॉपर कॉइन्स वगैरह इशू करते थे, और ज़्यादातर हिंदू गॉड वगैरह का पिक्चर्स वगैरह वो कॉइन में रहता था। 78 AD में वो सका एरा स्टार्ट होता है 78 AD में, जो कि नेशनल कैलेंडर उसी के बेस है, नेशनल कैलेंडर। इसका कोई क्वेश्चन आ चुका है 78 AD सका एरा में कोई जो कैलेंडर इशू होता है नेशनल कैलेंडर, वो ये कनिष्क के टाइम पे ही हुआ रहता है। और ये बहुत सारे स्कॉलर्स को पेट्रोनाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल नागार्जुन को करते हैं, जिसको कि इंडियन आइंस्टाइन बोला जाता है। अगेसिलस जो कि ग्रीक के इंजीनियर थे, जो कि बहुत सारे स्तूपस वगैरह भी बनाए थे। वसुमित्र जो कि एक बहुत ही बड़े स्कॉलर थे, जो कि महाविभाषा लिखे हैं। फिर चरक जो कि चरक संहिता आयुर्वेदा के बहुत बड़े आचार्य हैं। और अश्वघोष जो कि बुद्धचरित और सौंदर्यनंद लिखे हैं, अश्वघोष। और ये सब बड़े बड़े जो स्कॉलर्स थे उनको पेट्रोनाइज करते थे कनिष्क। तो ये कुछ सिग्निफिकेंस था कुशानस के बारे में। अब कुशानस के बारे में बाद में हम लोग छेदी डायनेस्टी के खारवेल के बारे में देखेंगे। खारवेल के बारे में, खारवेल जो राजा थे बहुत इंपॉर्टेंट है ओडिशा हिस्ट्री के लिए, क्योंकि ये कलिंग में थे। और हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन में इनके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन है। इवन इन ऑप्शनल में तो 60 मार्क का क्वेश्चन खारवेल से ही आ जाता है कभी कभी, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। उदयगिरी केव्स में हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन में डिटेली इनके बारे में पूरा बताया गया है। इनको भिक्षु राजा के नाम से भी ज़्यादा जाना जाता है। तो ये था शॉर्टली हम खारवेल राजा के बारे में। खारवेल राजा के बारे में बाद में साउथ में अगर चलें, साउथ में आपका संगम लिटरेचर्स वगैरह में तो चोलास, चेरास और पांड्या के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे ये एरिया में थे हमारे चेरास वगैरह, यहाँ पे चोला वगैरह, और ये था पांड्यंस के राज्य। तो संगम लिटरेचर ही बताता है ये सब चीज़ के बारे में। तो संगम लिटरेचर आया कहाँ से? तो जो मदुरई में जो पांडियंस हुआ करते थे मदुरई में, वो सब ये संगम मतलब जो भी जितने भी बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े स्कॉलर्स लोग को बुलाया जाता है, और उसी को संगम बोलते हैं। और वो संगम में बहुत ही बढ़िया लिटरेचर्स वगैरह डेवलप हुए, बहुत ही अच्छे सोर्सेज जो कि साउथ हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, वो सब डेवलप होते हैं। तो पहला असेंबली जो होता है संगम असेंबली, वो मदुरई में होता है। और ऋषि अगस्त जो थे वो उनके प्रेसिडेंट हुआ करते थे, ऋषि अगस्त। फिर सेकंड संगम कप्तापुरम में होता है, ऋषि अगस्त ही थे। और सेकंड संगम में कुछ ज़्यादा टेक्स्ट मिलता नहीं है, एक टेक्स्ट मिलता है टोल्कापियम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। टोल्कापियम ये ग्रामर बुक है टोल्कापियम, जिसमें जो कि टोल्कापियर लिखे थे टोल्कापियम। तो ऋषि वशिष्ठ में सिर्फ ये एक ही है जो कि बताता है सोसाइटी के बारे में, पॉलिटी के बारे में और ग्रामर के बारे में। फिर थर्ड संगम होता है फिर से मदुरई में, जिसके प्रेसिडेंट थे नाकीराव। और इसमें बहुत सारे टेक्स्ट वगैरह डेवलप हो जाते हैं, जैसे कि इट्टुट तो गई जिसमें कि 8 टेक्स्ट हैं। फिर पट्टू जिसमें कि 10 टेक्स्ट हैं। पदिनेन खिलाकू 18 टेक्स्ट हैं। उसमें सबसे पदिनेन खिलो का इम्पोर्टेंट है अपना कुराल, जिसको कि बाइबल ऑफ तमिललैंड, जो कि तिरुवल्लुवर ने लिखा था। तो ये सब कुछ, और इपिक्स वगैरह भी है, शिल्पाधिकारम जो कि इलांगो अडियाल,
लिखते हैं, जो कि चेरा किंग के भाई हुआ करते थे, इलांगो अडियाल। फिर शिल्पाधिकारम तो एक लव स्टोरी है, माधवी और कोवलन का लव स्टोरी के बारे में शिल्पाधिकारम बुक लिखा हुआ है, इलांगो अडियाल लिखे हैं। फिर माधवी और कोवलन के लव स्टोरी के बाद उनकी एक लड़की पैदा होती है, मनी मेघलई। और जो मनी मेघलई जो हैं, मनी मेघलई एक बुक है जो कि सीताबाई सेतलनाम ने लिखा है। और मनी मेघलई एक्चुअली इनका जो बेटी थी ये बहुत ही दिक्कत में थी, क्योंकि इनके जो पापा थे वो 2 शादी कर लिए थे, जो कोवलन थे वो 2 शादी किए थे। और माधवी और कोवलन शादीशुदा थे, और माधवी के साथ लव के चक्कर में वो शादी हो गया था उनका। उनके बारे में बुक है, तो ये बहुत सारा सोसाइटी और पॉलिटी के बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन ये बुक्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। इसके बारे में क्वेश्चंस वगैरह भी प्रीलिम्स में बन जाते हैं। और थर्ड एपिक्स है जीवाय सिंधामणि, जो कि राइटर थे तिरुथ देवर। इसके बारे में भी आपको याद रखना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संगम टेक्स्ट से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, इवन मेंस में भी आते हैं। तो संगम में सबसे पहले 3 रॉयल किंगडम होते हैं। तो पहला है पांडियंस। पांडियंस के बारे में अगर थोड़ा सा हम लोग अगर नॉलेज अगर देखें पांडियंस के बारे में, तो ये ट्रेडिंग वगैरह, जो सेमी प्रेशियस स्टोन्स, पियल्स स्टोन्स को ट्रेडिंग वगैरह बहुत करते थे। इंपॉर्टेंट राजा के बारे में अगर मैं बताऊं पांडियंस के, तो नेंदुन जेलियन का नाम आता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा थे। और उनका कैपिटल हुआ करता था मदुरई, जो कि संगम वगैरह इन लोग कंडक्ट किया करते थे, जो कि फर्स्ट संगम, सेकेंड, थर्ड संगम ये मदुरई में भी हुआ था। और ये संगम तो होस्ट तो किए थे, प्लस इनका जो पोर्ट का नाम था कोरकई पोर्ट था, और वहीं से वो रूल करते थे। और इनका जो एम्बलम था फिश को ये अपना झंडे वगैरह में दिखाते थे। तो ये पांडियंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो कि याद रखना है। उसके बाद पांडियंस के बाद हम लोग चोलास के बारे में पढ़ते हैं। चोलास का एम्बलम था लायन। चोलास का जो अभी जो पोनियन सेल्वन जो मूवी निकला है, वो मूवी में भी इन्हीं चोलास के बारे में बताया गया है। और इनके जो फाउंडर राजा जो थे, ये राजा थे इलारा एक राजा थे। इलारा के बाद इम्पोर्टेंट राजा आएंगे करिकाला। और करिकाला राजा के बारे में ही ये पोनियन सेल्वन का जो मूवी है, ये करिकाला के बारे में ही वो पिक्चर एक्चुअली बेस करके बनाया गया है। और ये बैटल ऑफ वेनी में पांड्यास को भी और चेरास को दोनों को हरा चुके थे। तो करिकाला बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा हुआ करते थे चोला में। और चोलास ने पांडियंस को भी हराया, चोलास ने चेरास को भी हराया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं करिकाला। और इनका जो कैपिटल हुआ करता था पुहार, कावेरीपट्टनम, अभी का मॉडर्न कावेरीपट्टनम में, और वो पुहार ही उनका कैपिटल हुआ करता था। और चोलास के बारे में तो इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना ही पड़ेगा। और एक चीज़, ये कॉटन ट्रेड के बारे में, कॉटन का ट्रेड बहुत ज़्यादा करते थे, तो ये बात याद रखना है। फिर आते हैं चेरास बहुत इंपॉर्टेंट है। चेरास जो कि कर्नाटका वाले रीजन में रूल करते थे। इनका जो एम्बलम था, इनके झंडे में वो बो और एरो का चित्र हुआ करता था। और इनका जो कैपिटल था वंजी, और पोर्ट था मुजिरिस का पोर्ट। और इनका सबसे इम्पोर्टेंट किंग थे सेन गुट्टावम जो थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बोलते थे, राजा हुआ करते थे। और इनका जो सेन गुट्टावन का जो एक कल्ट था, पटानी कल्ट बोलते थे, पटानी कल्ट या फिर कन्नगी कल्ट के बारे में बोलते थे। और ये सब एक देवता को पूजा करते थे, देवता नहीं, स्टोन को पूजा करते थे, जिसको कि नाडुकुल बोलते थे। नाडुकुल क्या है? ब्रेव स्टोन है। जो भी सोल्जर्स वगैरह मर जाते हैं तो उनके मेमोरियल में एक स्टोन था, वही स्टोन को पूजा करते थे नाडुकुल में। तो इसी चीज़ के बारे में ये नाडुकुल का ज़्यादा मतलब बहुत ही रेस्पेक्ट के साथ पूजा किया जाता था नाडुकुल को, या फिर निरक्कल भी बोला जाता था। जो भी डेड सोल्जर है उनको वर्शिप किया जाता था इस तरीके से संगम में। तो ये कुछ था हमारा संगम पीरियड के कुछ रूलर्स के और ये संगम टेक्स्ट के बारे में। अब संगम पीरियड में जो सोशल सिस्टम था उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सोशल सिस्टम मतलब, तो इनके जो रूलर क्लास थे उसको बोलते थे आरासार, और जो ब्राह्मण थे उसको बोलते थे अंथनार, और जो आपका जो ट्रेड रिलेशन में जो करते थे उसको बोलते थे वाणिगर, और आपका जो एग्रीकल्चर जो करते थे उसको वेल्लार बोलते थे, वेल्लार। तो याद रखिए, अरासर रूलिंग क्लास, अंथनार ब्राह्मण क्लास, और वेल्लाल वाणिगर ट्रेड, और वेलर जो एग्रीकल्चर करने वाले। प्रीस्ट और ब्राह्मण लोग बहुत पावरफुल हुआ करते थे, और वेमेंस का पोजीशन भी बहुत ही अच्छा हुआ करता था। सती भी हुआ करता था उस टाइम पे, सती प्रथा भी चल रहा था। और वीडो जो थे, वीडो का लाइफ बहुत ही मिजरेबल हुआ करता था। फीमेल डांसर्स वगैरह भी थे उस टाइम पे। अब इकोनॉमी के बारे में अगर बात करें, संगम के इकोनॉमिक्स के बारे में अगर बात करें, तो
5 टाइप्स ऑफ लैंड देखने को मिल जाते हैं। एक को कुरुंजी बोलते हैं, कुरुंजी हिल एरिया को कुरुंजी बोलते हैं। फिर एक आता है मुलई, मुलई मुलई जो है वो पेस्टोरल लैंड्स वगैरह है। फिर आता है आपका मारूदम, मारूदम बेस्ट क्वालिटी लैंड को मारूदम बोला जाता था। और एक आता है नईदाल, नईदाल कोस्टल एरिया को नईदाल, और आपका डेजर्ट एरिया को पलई बोला जाता था, पलई, पलई पलई होता है, डेजर्ट एरिया को बोला जाता था। और ज़्यादा बढ़िया ट्रेड कॉमर्स सबसे बढ़िया था, ट्रांसपोर्ट भी अच्छा हुआ करता था, टैक्सेशन सिस्टम भी हुआ करता था। और ये 5 टाइप्स ऑफ लैंड में 5 टाइप्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन भी हुआ करता था, जो कि टोलकापियम में बताया गया है ये सब चीज़। फिर आता है रिलीजन, रिलीजन के बारे में अगर देखें संगम का रिलीजन्स के बारे में, तो संगम रिलीजन में सबसे ज़्यादा मुरुगन, जो सुब्रमण्यम अय्यर, मुरुगन को ज़्यादा पूजा करते थे। और बुद्धिज्म, जैनिज्म और ब्राह्मणिज्म का भी बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। और जो नाडुकुल है, जो ग्रेवस्टोन, उसको ज़्यादातर पूजा अब किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब तक दोस्तों हम लोगों ने एंशियंट हिस्ट्री में हम लोगों ने प्री हिस्ट्री से स्टार्ट किया था, जहाँ की हम लोगों ने पहले पेलियोलिथिक एज के बारे में पढ़ा, उसके बाद मेजोलिथिक एज के बारे में पढ़ा, उसके बाद नियोलिथिक एज के बारे में, फिर उसके बाद चारकोलिथिक एज के बारे में, और फिर कॉपर एज के बारे में। और उसके बाद प्री हिस्ट्री के बाद प्रोटो हिस्ट्री में हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में भी पढ़ा और रिवाइज किया दोस्तों। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद हम लोगों ने अर्ली ऋग वैदिक पीरियड और लेटर ऋग वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ा। फिर राइज ऑफ हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स में हम लोगों ने जैनिज्म और फिर बुद्धिज्म के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। और उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने फिर तो जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये सब लोगों ने हमने पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने फिर राइज ऑफ मगधस के बारे में पढ़ा। मगध कैसे, हरियंक डायनेस्टी, फिर बाद में फिर से शिशुनाग डायनेस्टी, फिर नंदा डायनेस्टी, फिर आया अपना मौर्यन, मौर्यंस लोग बाद में, मौर्यन के बाद पोस्ट मौर्यन के बारे में भी पढ़ लिया हम लोगों ने। फिर पोस्ट मौर्यन ख़त्म होने के बाद, पोस्ट मौर्यन ख़त्म होते हैं आपके 300 सी के आसपास में पोस्ट मौर्यन एज ख़त्म होता है और गुप्ता एज स्टार्ट होता है दोस्तों। तो अभी हम लोग फिर से गुप्ता एज स्टार्ट करने वाले हैं। तो अपने अपने सोर्स को लेके, जोश को हाई रख के, और हम लोग स्टार्ट करते हैं गुप्ता एज, भगवान जी का नाम लेके। जय जगन्नाथ। तो गुप्ता एज जो स्टार्ट हुआ था उसका एज अगर देखेंगे तो 300 CE, 300 से शुरू होके आपका 550 सी तक चलता है गुप्ता एज को, जिसको कि गोल्डन एज भी कहा जाता है दोस्तों, गोल्डन एज भी इसको कहा जाता है। तो ये इसको गोल्डन पीरियड इन टर्म्स ऑफ आर्ट एंड कल्चर बोलते हैं, आर्ट कल्चर लिटरेचर में इसको गोल्डन पीरियड बोलते हैं, नहीं तो उतना। और पॉलिटिकल हिस्ट्री भी इसका बहुत ही ग्लोरियस था, इसीलिए इसको बोलते हैं। इसके जो अगर हम लोग मैप में अगर देखें तो उनके कंटेम्प्रेरीज कौन कौन थे, क्वेश्चन आ जाता है कि गुप्तास के टाइम पे कंटेम्प्रेरी कौन कौन थे। तो जनरली गुप्तास एक्चुअली ये वाले एरिया पे गुप्तास वगैरह का ज़्यादातर रूल हुआ करता था। और उनके कंटेम्प्रेरीज ये महाराष्ट्र वाले एरिया पे आपको देखने को मिलेगा, वकाटकास रूल करते थे, वकाटकास, वकाटकास, ठीक है दोस्तों, वकाटकास। और ये गुजरात वाले एरिया पे वेस्टर्न क्षत्रप्स लोग रूल करते हुए आपको दिखाई देंगे। तो ये कुछ कॉन्टेम्परेरी गुप्तास के थे जो कि मैं बता रहा था, जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इम्पोर्टेंट चीज़ अगर देखें तो सोर्सेस के बारे में हम लोग बात करते हैं। सोर्सेस के बारे में कुछ मैं ओवरव्यू बताऊं तो एक्चुअली इसके फाउंडर थे श्रीगुप्त और घटोत्कच, लेकिन रियल फाउंडर जो थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद इम्पोर्टेंट थे समुद्रगुप्त, और उसके बाद समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त के बाद आते हैं अपने विक्रमादित्य, जो कि चंद्रगुप्त 2 के नाम से भी जाने जाते हैं, जो कि कल्चरली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हमारे कुमारगुप्त हैं, जिसको कि महेंद्र आदित्य भी के नाम से भी जाना जाता है, वो जो नालंदा यूनिवर्सिटी को ज़्यादातर पेट्रोनाइज किए थे। और कुमारगुप्त के बाद आते हैं स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त जो थे वो लास्ट कैपेबल रूलर थे, और उसके बाद गुप्तास एज का जो है पतन होना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे गुप्ता एज बाद में डिक्लाइन होकर पोस्ट गुप्ता एज में कन्वर्ट हो जाता है। तो कुछ सोर्सेस के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। गुप्ता एज के बारे में कुछ सोर्सेस, किस सोर्सेस से पता चलता है कि गुप्ता एज के बारे में
ये कौन कौन से सोर्सेस हैं जिसके बारे में हमको पता चलता है। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट सोर्स है कालिदास। कालिदास ने बहुत सारा लिटरेचर लिखा है, जैसे कि कुमार संभवा, ऋतु संहारा, मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतला, विक्रमवसिया, मेघदूतम। ये सब तो इम्पोर्टेंट आप बोल सकते हैं कालिदास के इम्पोर्टेंट लिटरेचर है, जो कि गुप्ता पीरियड के बारे में इंसाइट देते हैं। सेकंड है मृच्छकटिकम। शूद्रक ने मृच्छकटिकम नाम का एक चीज़ लिखा था, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि चारुदत्त ब्राह्मण और गुणिका डेंसर के बारे में बताया जाता है। फिर आपके हर्षा चरित्र में, फाहियान के बुक्स में, ह्यूएन के बुक्स में, इत्सिंग के बुक में, और एक स्वप्नवास वेदतम जो कि उदयी भागे जो लिखे थे, भागे स्वप्नवास वेदतम जो कि एक ड्रामा बुक है, वो से ही पता चलता है। और एक विशाख दत्ता का मुद्र राक्षसा है, मुद्र राक्षसा, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है गुप्ता एज के लिए। अब और कामसूत्र जो कि वात्स्यायन लिखे थे, वात्स्यायन, तो वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है गुप्ता एज के लिए। और पंचतंत्र की कहानी जो कि विष्णु शर्मा ने लिखा था, और वो भी सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है गुप्ता एज के लिए। फिर पंच सिद्धांत का एंड बृहत संहिता जो कि बराह हेमहीर ने लिखा था। ये सब इम्पोर्टेंट सब बुक्स वगैरह है जिसका कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है दोस्तों। अगर ये नाम अगर पहली बार सुन रहे हो तो उसको पॉज करके, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, अपने सोर्स में खोजिए, आपको सोर्स में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपके जो सोर्स है, आप जिस सोर्स को फॉलो करते हैं, किसी भी PDF को फॉलो करते हैं कि जो भी फॉलो करते हैं, तो उसे फॉलो कीजिए और उसमें ये वर्ड्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। फिर एक अमर सिंह ने अमर कोसे नाम का एक बुक लिखते हैं, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है गुप्ता पीरियड के लिए। अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जो कि हरिसेना ने कंपोज किया था, जो कि समुद्रगुप्त के ही एक स्कॉलर थे। और फिर इवान इंस्क्रिप्शन, मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन भी है, और भीतरी इंस्क्रिप्शन भी है जो कि हुना इन्वेजन के बारे में इंसाइट्स देता है। भीतरी इंस्क्रिप्शन, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है, आइहोल इंस्क्रिप्शन है, ये सब गुप्ता एज के बारे में इंसाइट्स वगैरह देते हैं दोस्तों। तो ये था कुछ बातें सोर्सेस के बारे में। अब सोर्सेस के बाद हम लोग इम्पोर्टेंट रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इम्पोर्टेंट रूलर्स क्या क्या थे दोस्तों, ये अभी जान लेते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट फाउंडर अगर देखें तो श्रीगुप्त और घतोत्कच, और इम्पोर्टेंट रूलर है चंद्रगुप्त। ये चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, ये चंद्रगुप्त हैं, जो कि एक वैश्य थे। और 319 AD में, याद रखिए दोस्तों, 319 AD में ये स्टार्ट किए थे अपने गुप्ता डायनेस्टी, अपना एम्पायर साम्राज्य को स्टार्ट किए थे। ଆଉ ତାଙ୍କେ ନିଜକୁ ମହାରାଜାଧିରାଜର ଟାଇଟଲ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଏଇଟା क्वेश्चन ଆସିଥିଲା ଗତ ଥର कि କେଉଁ ରାଜା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ନିଜକୁ ମହାରାଜାଧିରାଜ ବୋଲି ଟାଇଟଲ୍ ଦେଉଥିଲେ, तो उसका आंसर है चंद्रगुप्त दोस्तों। तो चंद्रगुप्त शादी किए थे कुमार देवी जो कि लिच्छवी डायनेस्टी से है, जो कि क्षत्रिय डायनेस्टी से थे। अब चंद्रगुप्त के जो लड़के थे समुद्रगुप्त, तो वो कल्चरली वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन थे समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त को इंडियन नेपोलियन भी कहा जाता है बाय वी ए स्मिथ इसको इंडियन नेपोलियन भी बोलते हैं। और ये एक्चुअली इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन हरि सिंह के द्वारा बनवाएंगे, और उसमें वो लिखे हैं कि ये नॉर्थ इंडिया के 9 राजाओं को हराए थे, साउथ इंडिया में 12 राजा को हराए थे, ट्राइबल किंगडम्स में भी 9 राजाओं को हराए थे, बॉर्डर स्टेट में 5 रूलर्स को भी हरा चुके थे वो। और ये अश्वमेध सेक्रीफाइस भी किए थे, बुद्धिस्ट का मोनेस्ट्री भी एक बिल्डिंग किए थे गया में, श्रीलंकन रूलर को भी हरा दिए थे। और इवन ये अपने आप को कोइंस वगैरह में भी रिप्रेजेंट करते थे, कोइंस वगैरह में भी। तो वो वीणा भी बजाते थे, वीणा, और उसको अपने आप को कविराज भी बोलते थे, कविराज। तो ये कुछ समुद्रगुप्त के बारे में कुछ फैक्ट्स थे जिसको कि आपको याद रखना है। उसके बाद हम लोग चंद्रगुप्त के बारे में देखेंगे, चंद्रगुप्त 2, जिसको कि विक्रमादित्य भी बोला जाता है। ये सकास के ऊपर विजय प्राप्त किए थे, रुद्र सिम्हा को वो हराए थे। और ये इनके दरबार में नवरत्न रहते, नवरत्न जैसे कि धनवंतरी, अमर सिंह, वराह हेमहीर, ऐसे बड़े बड़े नवरत्न रहते थे। और इन्हीं के टाइम पे इनके और एक रत्न थे कालिदास। और इन्हीं के टाइम पे फाहियान आते हैं, एक चाइनीज़ स्कॉलर फाहियान आते हैं, एक बुक लिखते हैं फ्रॉक क्यू की। फाहियान एक बुक लिखते हैं फ्रॉक क्यू,
और ये लैंड रूट से आते हैं और सी रूट से ताम्रलिप्टी नाम का एक पोर्ट हुआ करता था। उस टाइम पे 3 पोर्ट हुआ करता था, एक कैम्बे का पोर्ट, कैम्बे कैम्बे एक सतारा का पोर्ट, एक ताम्रलिप्टी का पोर्ट। तो ताम्रलिप्टी का पोर्ट को यूज करके फाहियान गए थे। फाहियान बताते हैं कि बुद्धिज्म का जो पोजीशन है बहुत ही अच्छा था नॉर्थ वेस्ट में और गंगा वैली में, लेकिन बुद्धिज्म डिक्लाइन हो रहा था। नेपाल वाले एरिया में अभी तक उतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ नहीं था बुद्धिज्म, और इकोनॉमिक कंडीशन भी थोड़ा डिक्लाइन हो रहा था। ऐसे कुछ कुछ बातें हम लोग को, और सोसाइटी के बारे में भी कुछ कुछ फाहियान बताते हैं। और ये भी यही बताते हैं कि चंद्रगुप्त जो थे वो अपने जो डॉटर प्रभावती थी, एक वकाटका प्रिंस के साथ वो अपना डॉटर का शादी करवा दिए थे। तापरे आसुँच कुमारगुप्त। कुमारगुप्त को महेंद्र आदित्य भी कहती, महेंद्र आदित्य कुमारगुप्त। कुमारगुप्त को महेंद्र आदित्य कहती। ये नलंदा यूनिवर्सिटी को रिनोवेशन आउ तार बहुत गुड़ाए पैसा फैसा देते। आउ नलंदा यूनिवर्सिटी फाउंडर किए माने कुमारगुप्त। तापर आसुँच स्कंदगुप्त, जे कि लास्ट कैपेबल रूलर कहीपर आम। तांकर गिरनार इनस्क्रिप्शन भी तांकर ना अच्छी। आ गोटे तांकर टाइम रे गोटे इनस्क्रिप्शन थिला भितरी इनस्क्रिप्शन जो लिखाई कि तोरा माने आउ मिहिरकुल तोरा माने होउचंती हुना हुना माने हुना टायरेंट माने जे कि आसिक सब ध्वंस कर देते। यहाँ सब होउचंती इंपोर्टेंट रूलर्स माने। एबे आमे देखिबा फीचर्स ऑफ गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड रो फीचर्स कौन कौन थिला एबे सेडा आमे देखिबा। तो फीचर्स रे फर्स्ट आमे जदी देखिबा एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट टाकू। एडमिनिस्ट्रेशन जदी देखिबा सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन थिला, आउ फ्यूडल लॉर्ड्स माने भी थिले, आउ तांकर जो प्रोविंस को भुक्ति कुआ जाउथला, आउ डिस्ट्रिक्ट मानू को विषय कुआ जाउथला, आउ सीडी विषयपति रूल करथुले। आउ सीडी बहुत टाइप ऑफ ऑफिसर्स माने थिले, जेंति नगर श्रेष्ठी माने गुइल्ड्स रो रिप्रेजेंटेटिव्स को नगर श्रेष्ठी कुआ जाउथला। पुणी सार्थवाहे बोली गोटे ऑफिसर थिले, सार्थवाहे, जे कि रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ट्रेडर्स मानू को रिप्रेजेंट करथले सार्थवाहे। आ गोटे प्रथम कायस्थ थिले, जे कि रेकॉर्ड कीपर। आ प्रथम कुलिका आर्टिसेंस मानकर रिप्रेजेंटेटिव, प्रथम कुलिका आर्टिसेंस मानकर रिप्रेजेंटेटिव थिले। से माने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉइन्स जाक को गोल्ड कॉइन सिल्वर कॉइन इश्यू करूथिले। आउ एक्सचेंज सिस्टम रे काउरीस जाक भी इंट्रोड्यूस होता। काउरीस खेलती जे काउरीस, से काउरीस सिस्टम भी इंट्रोड्यूस होता। आउ सोसाइटी तांकर केमिति थिला, सोसाइटी डिवाइडेड सोसाइटी थिला, डिवाइडेड सोसाइटी। ओके, डिवाइडेड सोसाइटी थिला। आउ कई डिवाइडेड सोसाइटी भितर वराह हेम ही रही सब कहते तांकर बही जाकर जाति सिस्टम स्टार्ट हो जाता, जाति फाति जाति धर्म सब। तापर सती सिस्टम भी स्टार्ट हो जाता आमर इवान इनस्क्रिप्शन रे। प्रोस्टिट्यूशन भी स्टार्ट हो जाता जोटा कि कामसूत्र रे दिया जाइए। आउ सुसाइड माने करूथे, सुसाइड बहुत होउतला सेतबेले, ता विषय भी सब कह जाइए। प्लस फोर्सड लेबर भी होउतला सेठी बहुत। लक्ष्मी को पूजा होउतला, ब्राह्मणस मानकर पोजीशन भल रहउतला। 10 अवतार टेम्पल थिला, गुप्ता मान बड़ बड़ टाइटल दउथिले निजको। आ वैष्णविक इन्फ्लुएंस भी बहुत रहउतला गुप्ता मानकर टाइम रे। किए शिवं को पूजा करथिले, किए वैष्णव, किए विष्णुकर भक्त, किए शिवंकर भक्त, किए पार्वतींकर भक्त। तो ये सब थिले। आउ साइंस एंड टेक्नोलोजी भी बहुत डेवलपमेंट होता, लिटरेचर रो बहुत डेवलपमेंट होता। जमती आमेर सुश्रुत सर्जरी करुले, ब्रह्मगुप्त क्वाड्रिलेटरल विषय कही, आर्यभट्ट पाए विषय, जीरो विषय, इक्लिप्स विषय कही, जीरो न्यूमेरल सिस्टम डेसिमल सिस्टम भी से बाहरी थिला। तो मेहरावली पिलर इनस्क्रिप्शन, से मेहरावली पिलरटा के रस्ट होनुला, रस्ट ही होनुला। माने साइंस एंड टेक्नोलोजी केते बढ़िया उदाहरण से गोटे। प्लस षड दर्शन डेवलप होता, टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलप होता, नगर स्कूल ऑफ स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, अजंता पेंटिंग, बाग पेंटिंग सब गुप्ता पीरियड रे ही उद्भावना होता। एबे नेक्स्ट आम पढ़ा जोटा कि एंशिएंट हिस्ट्री रो लास्ट पार्ट, से होची पोस्ट गुप्ता पीरियड। आउ टिके समय पूरा आपणकर एंशिएंट हिस्ट्री सरिया जाए पोस्ट गुप्ता विषय आम भलसे पढ़ा। पोस्ट गुप्ता रे आपन जदि देखिए गुप्तास माने 300 सी जाए, गुप्ता माने पोस्ट गुप्ता 300 सॉरी गुप्ता माने 500 सी रे सरी जीवो। पोस्ट गुप्ता मानकर 550 रु 750 सेंचुरी जाए से माने रूल करेंगे। आउ से मानकर पीरियड रहिबो। आउ नॉर्थ रे आपणकर से छोटिया छोटिया सब जमीक पुष्यवृत्ति डायनेस्टी,
मैत्रिकस गुजरात रे, गया रे मोखारिस, बेंगाल रे गौड़ा डायनेस्टी आ हुन मानकर आक्रमण चली हेले पोस्ट गुप्ता टाइम रे देखो मु टिके ओवरव्यू आमर एटा हूँ भारत प्यार महान याड्रु हुना इनवेजन होता आ हरियाणा पाखे पुष्यभूति डायनेस्टी रोते आउ पल्लवी रे मोखारिस डायनेस्टी सॉरी मैत्रिकस डायनेस्टी आउ इठी गया रे मोखारिस डायनेस्टी आउ बेंगल रे पाल गौड़ा डायनेस्टी रूल करुले आउ यही पाखे चालुक्यस थिले यही पाखे चालुक्यस माने आउ एठी पल्लवास माने रूल करुले ठीक अच्छे हेले यही प्रकार स्थिति कौन कौन थिला पोस्ट गुप्ता मानक टाइम रे हेले पोस्ट गुप्तार सबुठू नॉर्थ रे जदि देखिया पई जिबा ताहेले सेठी जो पुष्यभूति डायनेस्टी जो हरियाणा रे थिला सेटा बहुत इंपोर्टेंट आउ पुष्यभूति डायनेस्टी रो इंपोर्टेंट रूलर थिले प्रभाकर वर्धन ठीक अच्छे तो हेले प्रभाकर वर्धन जेतोळे मरी जिवे तापरे हर्षवर्धन आसीबे हर्षवर्धन हेले हर्षवर्धन इंपोर्टेंट रूलर जी की पुष्यभूति डायनेस्टी रू बिलोंग करती तांकर कैपिटल थिला कन्नौज आउ केते चाइनीज ट्रावेलर माने आसीथिले जेंति कि हुएनसांग आसथिले हुएनसांग जे थिले तांके गोटे बही लिखिथिले तांकर बहीर ना थिला सियुकी हुएनसांग गोटे बही लिखिथिले सियुकी आउ सेठी कहउथिले कि जदि गोटिए पैसा मिलुथला तार चारि भाग करा होतला गोटे रिलीजियस पई गोटे स्कॉलर्स मानक पई गोटे एडमिनिस्ट्रेशन पई गोटे राजा पई सेटा रखा जाउथला ई जिनिसटा हुएनसांग रो सियुकी बही रे लिखा है आ गोटे चाइनीज स्कॉलर थिले इत्सिंग बोली गोटे चाइनीज स्कॉलर थिले तांके भी गुड़ाए जिनस जाक लिखिं जोटा कि पोस्ट गुप्ता पीरियड पे सेटा हेल्पफुल हुए आउ बनाभट्टार हर्षा चरित्र जोटी हर्षा विषय लिखा जाइए आउ बांसखेरा इनस्क्रिप्शन रे भी हर्षा विषय लिखाई आईहोल इनस्क्रिप्शन रे भी रवि कीर्तिर से लिखाई कि पुलकेश सिंह जे कि चालुक्यंस गोटे प्रोमिनेंट राजा पुलकेश सिंह टू जे कि हरई थे हर्षवर्धन को सेटा भी आईहोल इनस्क्रिप्शन रू जना पड़ी हर्षा निजे भी बही जाक लिखुले जमीक प्रियादर्शिका रत्नावली नागनंदा ये सब बही जाक हर्षा निजे भी लिखुले हर्षा गोटे बहुत ही कैपेबल रूलर थिले आउ सेठी जो गुप्ता पीरियड रही जिनस जाक को से आगे ही नहीं चलते और बुद्धिज्म को ज़्यादा प्रमोट करते थे और महायान टाइप ऑफ बुद्धिज्म को ज़्यादा प्रमोट करते थे चैरिटी वगैरह करते थे शिव के फॉलोअर भी थे नालंदा यूनिवर्सिटी को डोनेशन भी दिए थे और चाइना के साथ भी बहुत सारा लिंक वगैरह होता था ठीक है दोस्तों। फिर साउथ में अगर देखेंगे साउथ इंडिया में आपका चालुक्यस और पल्लवस दो चीज़ आते हैं। तो चालुक्यस के बारे में अगर हम लोग देखें तो इनका जो कैपिटल होता था बादामी या फिर वटापी बोल सकते हैं और पुलकेश सिंह वन उनके फाउंडर थे पुलकेश सिंह वन और पुलकेश सिंह टू जो थे पुलकेश सिंह टू वो बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा थे जो कि हर्षवर्धन को भी हराए थे दोस्तों जो कि आईहोल इंस्क्रिप्शन में हमको पता चलता है। फिर विक्रमादित्य टू आते हैं विक्रमादित्य टू तो पुलकेश सिंह टू जो राजा थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा थे। उसके बाद बहुत सारे राजा है जो लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। लास्ट राजा याद रखिए जो उनके जो सामंत थे दांती दुर्ग नाम के राष्ट्रकूट में एक राजा थे दंती दुर्ग वो विक्रमादित्य टू को हरा के उन्हीं के सामंत थे दांती दुर्ग जो कि राष्ट्रकूट एम्पायर का एस्टैब्लिश करेंगे। चालुक्यस का अंत कौन करेगा दांती दुर्ग जो कि राष्ट्रकूट के फाउंडर थे जो कि 750 सी में करने वाले हैं। 750 में दांती दुर्ग नाम के राष्ट्रकूट एम्पायर के दांती दुर्ग वो ये चालुक्यस के जो लास्ट एम्पायर थे वो राजा जो भी थे से लास्ट राजा को हरेबे आउ राष्ट्रकूट एम्पायर करेंगे जोटा मिडिएवल हिस्ट्री आम भलसे पढ़िया। जदि चालुक्यस मानकर टिके जदि देखिए हेले तांकर वेसरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलप होता वेसरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर नेवी पावर को दर्शाई जाते नेवी कॉइन्स जाक कॉइन्स बादामी कॉइन्स जाक इश्यू होता बादामी केव्स और पट्टादकाल टेम्पल वेरी इंपोर्टेंट जे कि चालुक्यस माने ही बनई थिले। चालुक्यस मानक परे आमे देखिए पल्लवस मानकर इतिहास पल्लवस मानकर जो इतिहास अच्छी से तांकर फाउंडर थिले सिम्हा विष्णु आउ कैपिटल थिला तांकर कांचीपुरम कैपिटल रे सिम्हा विष्णु स्थापित करथिले। सिम्हा विष्णु पर आइले महेंद्र वर्मन
गोटे क्वेश्चन आसे से गोटे बही लिखी मत्ते विलास जोटा कि गोटे जोक कलेक्शन ऑफ जोक्स आउ तांके गोटे जैन थिले महेंद्र वर्मन आउ महेंद्र वर्मन पर इंपोर्टेंट राजा होचंती नरसिंह वर्मन मन रखु नरसिंह वर्मन होचंती बहुत इंपोर्टेंट आउ लास्ट रूलर थिले नरसिंह वर्मन आउ तांके वाटापी को कन्वर्ट कर देथिले वाटापी माने बादामी को कन्क्वेर करथिले इवन पुलकेशिन टू को भी हरई थिले इन द बैटल ऑफ मणिमंगलम रो जो बैटल हेइथिला सेठी ये जो नरसिंह वर्मन तांके नरसिंह वर्मन पुलकेशिन को हरई थिले हेले बहुत ही इंपोर्टेंट राजा नरसिंह वर्मन आउ से पुलकेशिन टू को बैटल ऑफ मणिमंगलम रे हरई थिले आ निजको बाटापी कोंढा बोली कहउथिले बाटापी कोंढ आउ तांके बहुत गुड़ाए स्ट्रक्चर्स जाक भी बनै थिले जेमिति कि ममल्लापुरम ही गला घटिका कौन घटिका होची हमर लार्ज एजुकेशन और रिलीजियस बिल्डिंग और एजुकेशनल बिल्डिंग होची घटिका आउ एजुकेशन जोटी दिया जाउतला घटिका हला रे घटिका ममल्लापुरम द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलप होता द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर पल्लव पीरियड्स मानकर ये पल्लवस मान ही द्रविड़ स्टाइल को करते आउ सोर टेम्पल कैलासनाथ टेम्पल रथा टेम्पल महाबलीपुरम टेम्पल ये सब टेम्पल जाक करते आउ से स्कॉलर थिले इंपोर्टेंट स्कॉलर थिले डांडिन DANDI डांडिन गोटे इंपोर्टेंट स्कॉलर थिले आउ से पंचायत होता आउ इटर लास्ट राजा थिले अपराजित थिले तांकर लास्ट राजा जाकू पराजय कर देथिले आदित्य जे कि इंपेरियल चोलास आम पढ़ा चोलास रे आदित्य सेन बोली गोटे राजा थिले जे कि अपराजित को पराजित कर देथिले हेले आ द्रविड़ स्टाइल को एमाने पल्लवास माने प्रमोट करथिले हेले एटा थिला हमर लास्ट पल्लवास विषय रे हेले आज आम पूरा एनसिएंट हिस्ट्री पूरा सारीचु आपण देखि परिबे एनसिएंट हिस्ट्री रो टोटल रिवीजन करा हिची पूरा प्री हिस्ट्री रू स्टार्ट करी कि पेलियोलिथिक एज मेजोलिथिक एज नियोलिथिक एज चारकोलिथिक एज विषय पढ़िलु कॉपर एज विषय पढ़िलु इंडस वैली सिविलाइजेशन ऋग्वेदिक सिविलाइजेशन जैनिज्म बुद्धिज्म तापर आम मगध विषय पढ़िलु मौर्यंस विषय पढ़िलु पोस्ट मौर्यन विषय पढ़िली गुप्तास विषय भी पढ़िलु और पोस्ट गुप्ता विषय पढ़िलु ये वीडियो रे जार जार सब सोर्स धरिकी जदि बसुँच जहाँ जहाँ कहुई जदि से भलसे जदि तांकर बुझी पारुथिबे आउ हेले सेमानंकर भल भाबरे सेमाने काली बढ़ी बोली आपण निजको जानिबे जदि भल भाबरे जदि बुझी पारुनंती ताहेले आपण कोठी माने भलसे पढ़ी नांती हेले आपण को बारंबार पढ़िबार अछि फास्ट सोर्स को लिमिट करिकी बारंबार पढ़िकी रिवाइज करुथुआर अछि सांग माने हेले सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ है रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। आप रिवाइज करते रहिए बार बार अच्छे से पढ़िए अपने प्रिपरेशन को शानदार तरीके से लेके चलिए और इसी के साथ धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में। और कल के वीडियो में आपको कल से स्टार्ट हो जाएगा मिडिवल हिस्ट्री। कल पूरा डे छुट्टी रहेगा, छुट्टी तो नहीं, आपको मिडिवल हिस्ट्री पूरा अच्छे से पढ़ लेना है। फिर अगले दिन मैं फिर रिवाइज करवाऊँगा उसका पूरा मिडिवल हिस्ट्री का। तो परसों फिर से मिडिवल हिस्ट्री का पूरा रिवीजन करेंगे। इसी के साथ बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।